अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे। अच्छा बच्चों, ये इम्यूनिटी की वर्कशीट है बच्चों, सॉल्व्ड है। लेकिन इसमें सिर्फ आंसर्स नहीं है कि आप लोगों को लगे ये सिर्फ आंसर्स बता दिए सर ने। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। सही है, तो अपने पास इस वीडियो को सेव कर लेना। बेटा, इसमें पहले मैंने दिया था एक सेंटेंस कि इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टू डैश ओनली, यानी कि इम्यूनिटी सिर्फ कहाँ तक जो है वो लिमिटेड होती है। सही है, तो इसका आंसर है एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स में इम्यूनिटी नहीं होती। क्योंकि इम्यूनिटी के लिए वाइट ब्लड सेल्स चाहिए, उसके लिए ब्लड होना चाहिए। अब प्लांट्स में ब्लड है नहीं। ओके। और जो इसका अगला था बेटा सेंटेंस, द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम जिसका कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे हम लोग वायरस बैक्टीरिया या पैथोजन से बच जाते हैं और या बचने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके फंक्शंस को, इसके डिसऑर्डर्स को पढ़ने की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। सही बच्चों। उसके बाद अगला अगला आपके पास है इन्नेट इम्यूनिटी इज डैश स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बेटा, जो हम लोग बाय बर्थ हासिल करते हैं, इनबॉर्न होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक से मुराद है कि वो पूरी कोशिश करती है कि वो हमें हर बीमारी से बचाए। स्पेसिफिक नहीं है। और इसमें थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है। सही है बेटा, इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। याद है बच्चों, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इननेट में था। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। और जो आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो अडेप्टिव या एक्वायर्ड में होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बेटा दो बैरियर्स आते हैं, एक होता है फिजिकल बैरियर और एक होता है बायोकेमिकल बैरियर। सही बच्चों। बायोकेमिकल बैरियर्स में कौन कौन से आते हैं बेटा, सलाइवा, टीयर्स, सही, और म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब चीज़ें जो हैं। सलाइवा जो है वो क्या है कि वो एंटीसेप्टिक होता है। टीयर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वॉश कर देते हैं आइस से। म्यूकस मेम्ब्रेन बेटा हमारे सारे ऑर्गन्स के ऊपर, जीआईटी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। वो उसके अंदर होता है सीलिया म्यूकस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमक के जूस की बात हो रही है, जिसको कहते हैं HCl भी होता है। इसमें HCl जो होता है वो हमें बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सही, गैस्ट्रिक जूस में और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो कंसर्न है हमारा इस टॉपिक से हवाले से, वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्किन बेटा 1.8 मीटर पर 1.8 मीटर स्क्वायर। स्किन जो है वो रिजर्वॉयर यानी कि एज अ स्टोर रूम काम करती है विटामिन डी के लिए। स्किन इज composed ऑफ डैश लेयर्स, थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स। सही, कैरेटिनाइज लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। ड्राई डेड सेल्स आपने नाम सुना होगा एपिडर्मिस में। हमारे एपिडर्मिस में जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारी स्किन की सरफेस पे, वो ड्राई इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल एसिडिक और थोड़ा सॉल्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है। सही, हमारी स्किन में कुछ और भी किसी और कोई कुछ और भी सेल्स की रिहाइश होती है। और वो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, समझो WBC के, उनको कहते हैं लैंगरहन सेल्स। सही है, जो कि हमारे तीनों सिर्फ स्किन की एपिडर्मिस पे नहीं होते। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीनों लेयर्स में बॉर्डर यानी कि घूमते फिरते रहते हैं। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आया उसको खाने की कोशिश करेंगे। स्किन की सेकेंड लेयर बच्चों, डर्मिस, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं। और ये किस में ओपन होते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स में। सही है, जो हेयर का जो हमारे स्किन के जो बिलो पार्ट होता है उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। फिर समझो बालों की जड़। जो हमारे पास एक और जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से पसीना निकलता है, उनमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स भी निकलते हैं। ये इस तरह के इस एंजाइम्स की एक्टिविटी करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। तीसरी लेयर बेटा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्किन को कनेक्ट करती है हमारे मसल से, क्योंकि सबसे थर्ड पर है, सबसे नीचे, तो उसका ताल्लुक हमारे मसल से और बोन से। ये जे हटा दूंगा मैं, बेफिक्र रहो। सही। इट सर्व्स एज अ डैश लेयर। हमारी जो हाइपोडर्मिस है वो इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे बिहेव करती है, यानी कि ये हीट यहाँ से गुजरने नहीं देती। तो जो काफ़ी जो सेहतमंद हजरात हैं जिनमें हाइपोडर्मिस यानी कि फैट बहुत ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। मतलब जो है हीट उनकी बॉडी में ज़्यादातर रिटेन हो जाती है। अच्छा, इंटरनल पार्ट ऑफ माउथ, माउथ का इंटरनल हिस्सा, नोज का, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सब लाइन किससे होते हैं, अभी मैंने बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन से। अच्छा,
पूरी बॉडी में हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज भी हैं, लिम्फोइड टिश्यू। और ये मेजर इनके 3 सेक्टर्स होते हैं इम्यून सिस्टम के हवाले से। हमारे फेरिंग्स यानी कि हमारे थ्रोट रीजन में टॉन्सिल्स मौजूद हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे, इम्यून सिस्टम का काम करेंगे। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, पियर्स पैचेस। एक ऐसा टिश्यू है जो कि समझो फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है, यानी कि खाने पीने की एक्टिविटी करता है हमारे दुश्मनों की। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स है, जिसको माजला साइंस और साइंटिस्ट ये कहते थे कि इसका कोई फायदा नहीं है। अपेंडिक्स बेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप पढ़ोगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। लिम्फोइड टिश्यू इज रिच इन डैश। लिम्फोइड टिश्यू जो होता है बेटा, मैक्रोफेजेस बहुत होते हैं यहाँ पे और लिम्फोसाइट्स बहुत होते हैं। सही, टी सेल्स, बी सेल्स। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज तादाद के हिसाब से न्यूट्रोफिल्स है 50 से 70%। तमाम ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज का तो हिस्सा इसने ले लिया। न्यूट्रोफिल्स जो मेच्योर होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, काफ़ी लोब्स होते हैं इनमें, और ये नॉन स्फेरिकल होते हैं इनका न्यूक्लियस। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो अपने दुश्मन की क्या क्या चीज़ों को पहचान सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की, क्योंकि न्यूट्रोफिल ज़्यादातर बैक्टीरिया के दुश्मन होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेंस, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया आ गया तो उसकी सेल वॉल भी होगी, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलके बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है जो उसको लोकोमोशन में काम आता है, तो फ्लैजिलेंट प्रोटीन। तो ये कुछ चीज़ें हैं अपने दुश्मन की जो ये पहचान सकता है, तो ये अलर्ट हो जाएगा समझो। मोनोसाइट्स एक और किस्म की डब्ल्यूबीसी हैं। ये हमारे डब्ल्यूबीसी के जो है वो सिर्फ 2 से 8% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये 2 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। और जो यही जो मैक्रो मोनोसाइट्स हैं ये बड़े होके क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? एक मिनट। मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस निकलते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 17 में उल्टा लिखा है, मैक्रोफेजेस आर डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। सही, मैक्रोफेजेस डिराइव्ड किससे होते हैं, मोनोसाइट से, ये भी सही है। दे आर नॉन ग्रेन्युलेटेड। सही, इनके साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, या ए ग्रेन्युलेटेड भी कह सकते हैं, ए मींस एब्सेंस। और ये सारे डब्ल्यूबीसीज में सबसे साइज के बड़े होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप होता है। सही है, यानी कि थोड़ा सा इस तरह। सही। और मैक्रोफेजेस हमारे हर ऑर्गन के सेल के साथ उनके बॉडीगार्ड होते हैं। जो एल्विला में मैक्रोफेजेस होते हैं उनको एल्विलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये ठीक कर दूंगा। हमारे जो लिवर के जो सेल्स हैं इनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। उनके जो बॉडीगार्ड सेल्स हैं, यानी कि उनके मैक्रोफेजेस जो उनको बचाएंगे बीमारी वगैरह से, कम्फर्ट सेल्स। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, उसके मैक्रोफेजेस का नाम है माइक्रोग्लिया। हमारे जो मैक्रोफेजेस है बेटा, ये अपने दुश्मन को मारने के बाद बाकी सेल्स को भी पेश करते हैं, और ये अपनी सरफेस पे पेश करते हैं। अब उससे वो फिर समझो बाकी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, टी और बी सेल्स को। तभी इन मैक्रोफेजेस का एक और नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी। मैक्रोफेजेस जो है वो कुछ और भी केमिकल्स रिलीज करते हैं सारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए कि भाई देख लो कोई आया है। साइटोकाइंस उनको कहते हैं, साइटोकाइंस। मैक्रोफेजेस बेटा अपने दुश्मनों को इनगल्फ करने के बाद उनको खाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं उनको मारने के लिए, NO2। नंबर 19 है बेटा, ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो बड़ा लंबा सा होता है और वो उसमें बाहर निकले हुए होते हैं, जिस तरह न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होते हैं। आसान नाम है बेटा, डेंड्राइटिक सेल्स। एक और भी सेल है हमारे पास बड़े मशहूर बेटा, जो कैंसर सेल से हमें स्पेशली बचाते हैं अल्लाह के बाद, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। ये इन्वॉल्व होते हैं डिटेक्टिंग में, पहचानते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं ऐसे सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं और जिनमें ट्यूमर हुआ हुआ हो। ट्यूमर बेटा एबनॉर्मल आउटग्रोथ को कहते हैं, उसमें कैंसर बन सकता है। एनके सेल्स डू नॉट नीड एक्टिवेशन। एनके सेल्स 24 घंटे एक्टिवेट होते हैं, इनको किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत नहीं होती एक्टिवेशन की, कि भाई वो कोई बुलाएगा तो मैं काम करूंगा, ये काम कर रहे होते हैं। हमारे पास बेटा नेचुरल, हमारे डब्ल्यूबीसीज के पास, हमारे हर सेल के पास आईडी कार्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन समझो मार्कर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे डब्ल्यूबीसीज उनको नहीं मारते। ये आईडी कार्ड सबके पास है, जिसके पास नहीं होगा डब्ल्यूबीसी उसको मारेगा, यानी कि वो उसको एज अ एंटीजन या फॉरेन एजेंट समझेगा। इस आईडी कार्ड को कहते हैं बेटा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों MHC। और ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, यानी कि कुछ इसमें यूनिट्स हैं, 2-3 चीज़ों से मिलके बना है। और ये एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है सेल का, सेल्फ यानी कि भाई अपना है। परफोरेंस बेटा, परफोरेंस ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो समझो नेचुरल किलर सेल्स रिलीज करते हैं,
अपने टारगेट सेल की सेल वॉल में पोर्स करने के लिए, ताकि उसकी सेल वॉल टूट जाए। इनको परफोरेंस कहते हैं। उसके बाद फिर नेचुरल किलर सेल्स एक और सिक्रीशन करते हैं, उनका नाम होता है ग्रेन्जाइम्स। ये ऐसे समझो प्रोटीन्स होते हैं जो कि टारगेट सेल को क्या करते थे, उसकी लाइसिस करते थे, ब्रेक डाउन। मैक्रोफेजेस के पास हमारे जो डब्ल्यूबीसी, उनके पास कौन सा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है? MHC2, याद रखिएगा। और बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सब के पास MHC1 है। दोबारा बताता हूँ, जितने भी और डब्ल्यूबीसीज हैं, जितने भी सेल्स उन सबके पास MHC1 है। बाकी हमारे मैक्रोफेजेस के पास MHC2 है। सही। डैमेज टिश्यू रिलीजेस, जो टिश्यू डैमेज हो जाता है वो दो चीज़ें रिलीज करता है ताकि इन्फ्लेमेशन हो जाए। एक का नाम है हिस्टामिन, दूसरे का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये वेजोडाइलेटर है। सही है। और जब कोई मसला हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उस टाइम पे और मजीद सेल्स को बुलाना कि यार यहाँ पे जल्दी से सब काम कर लो, क्लॉटिंग कर दो, वेजोडाइलेशन कर दो, तो उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा कीमोटेक्सिस। से कीमोटेक्सिस वो प्रोसेस होता है जिसमें बाकी सेल्स आते हैं टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन या ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। सही। सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस फीवर, ऐसे सब्सटेंसेस बताइए जो फीवर पैदा करते हैं। पायरोजेंस नेचुरल भी होते हैं, और हमारे पास ये बाहर से जो एजेंट आते हैं हमारे, वो भी रिलीज करते हैं। और कितना टेम्परेचर बेटा, सॉरी मैं यहाँ डिग्री नहीं लिख पा रहा था अभी। सही सही। बेटा कौन से सेल्स हैं जो, सॉरी, कितना टेम्परेचर है जिसपे हम कह सकते हैं कि हमारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। आप इसको सेंटीग्रेड, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप सेंटीग्रेड पे करना। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं बेटा, ऐसी ड्रग्स जो फीवर कम करती हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, वो थ्री कैटेगराइजेशन है उसकी, थ्री ग्रुप्स है उसके। सही। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक्स इनहिबिट एन एंजाइम। ज्यादातर एंटीपायरेटिक्स यानी कि फीवर को कम करने वाली दवाई एक एंजाइम को कम कर देती है। उस एंजाइम का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेस। ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर देता है, हमारे ब्रेन से कम कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो हीट कम बनेगी, हीट कम बनेगी तो फीवर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हीट बनाता है। हीट को कहते हैं थर्म, तो थर्मोजेनेसिस, वो भी जरूरी है। सही है। और दवाई खाना भी फिर जरूरी है, तो ये सब जरूरी चीजें हैं भाई। 28, ऐसे इम्यून सिस्टम बताइए जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है, जिसका जिसका काम करने का तरीका इन्फेक्शन के लिए बहुत पावरफुल है, तो उसका आंसर है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप वक्त के साथ साथ बीमार होके वैक्सीनेशन से, ये सब तरीके से हम लोग हासिल करते हैं। सही। अडेप्टिव भी कहते हैं इसको। एक होती है इनेट यानी कि इनबॉर्न, और एक होती है एक्वायर्ड। बी से बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं चंदा? बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं सर। MHC प्रोटीन्स आर फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ये प्रोटीन सब वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। इंसानों में MHC प्रोटीन्स का एक और भी नाम है आइडेंटिफिकेशन कार्ड का, HLA। यह बहुत सुनोगे इंशाल्लाह अपनी मेडिकल लाइफ में। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। MHC1 इज कंपोज्ड ऑफ, जो मैंने आपको कहा था ना, जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। तो भाई ये जरा देख लो। MHC1 जो होता है उसमें तीन अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, और दो और एक बीटा का छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। MHC2 पे दो अल्फा की सब यूनिट्स है, दो बीटा की चेन्स है। दो और दो चार होते हैं। तो बेटा ये हीट्रोडाइमर भी कह सकते हैं, दो से दो से मिलके बना है। डायमर मतलब ये दो से मिलके बना है, दो अल्फा दो बीटा। हीट्रो मीन्स डिफरेंट। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर MHC इन आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स में, इन ID कार्ड्स में अगर किसी ने जो है वो कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी और उसमें मॉडिफिकेशन हो गई, ऑल्ट्रेशन हो गई, आप समझ जाओ कि आपके पास अब वो सेल जो है वो अब आपका नहीं रहा, अब वो किसी के कंट्रोल में आ गया, और वो होगा एंटीजन। सही। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि अब वही सेल बेचारा इन्फेक्ट हो चुका है, उसको हम लोग क्या, हमारे WBC ऐसा क्या लेंगे अब, उसको कंसीडर करेंगे एज अ फॉरेन एजेंट या एंटीजन। MHC1 जो है हमारी पूरी बॉडी के लिए ग्लोबल, और ये पूरा आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ग्लोबल, यहाँ से मुराद अब ये दुनिया की बात नहीं हो रही, पूरी बॉडी की बात हो रही। हमारी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक अलार्मिंग सिस्टम है MHC1 स्पेशली। दोनों MHC, लेकिन MHC1 के बारे में जरा ज्यादा है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मजीद दो सब टाइप्स में डिवाइड है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। पैसिव में आप सुनोगे एंटीबॉडीज का जिक्र। इससे ही एक मदर से उसके बच्चे में, फीटस में प्लेसेंटा जो टिश्यू होता है,
आप पढ़ोगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में। तो मदर से समझो फीटस, उसके बच्चे में एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है, सही है, उसकी बर्थ के टाइम पे ही। तो उसको कहते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल है ना, ये नेचुरल है। नेचुरल पैसिव होगा ये पूरा। एक्टिव और पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल भी होते हैं, सही है, तो मैंने इसको लिख दिया नेचुरल पैसिव। 37, डैश इम्यूनिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स। कभी भी ये लाइन लिखी हो ना कि आप बीमार हुए, आप ठीक हो गए, आपकी बॉडी का ओन इम्यून रिस्पॉन्स था, उससे आप ठीक हो गए, तो वो बेटा एक्टिव है। वैक्सीन लगा के ठीक हो तो वो समझो क्या है, वो आर्टिफिशियल एक्टिव है। ये वाला कौन सा है, नेचुरल एक्टिव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नेचुरल एक्टिव है। प्रेग्नेंट वुमेन पासेस हर एंटीबॉडीज टू हर फीटस। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने अपनी एंटीबॉडीज फीटस को पास करी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, वो ये भी जो बात हुई थी, नेचुरल पैसिव है सर ये। ट्रांसफर ऑफ इम्यून सेल्स का ट्रांसफर करना एक पर्सन से किसी और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में। इम्यून पर्सन का मतलब वो इन्फेक्टेड था, फिर उसके बाद फिर ठीक हो गया, अब वो उस बीमारी के लिए, उस एजेंट के लिए, उस वायरस बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, इम्यून हो गया, यानी कि अब उसको नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उसकी एंटीबॉडीज अगर आप किसी और में ट्रांसफर कर रहे हो, तो बेटा है तो ये पैसिव, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि नेचुरली तो काम नहीं होगा नहीं, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। बीटा सेल्स वर नेम, बीटा सेल्स का बीटा सेल्स कैसे नाम रखा गया, क्योंकि इनकी डिस्कवरी हुई थी एक ग्लैंड में, एक सैक, एक थैलीनुमा ग्लैंड, जो कि चिकन के क्लोका, यानी कि उसके जहाँ से एक ऐसी ओपनिंग जहाँ से उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वहां पे एक उसका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है चिकन के क्लोका में, जिस तरह हमारा एनस होता है ना, रेक्टम एनस। तो चिकन के क्लोका में एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है बर्सा फेब्रिकस। चूंकि नाम बी से स्टार्ट होता है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा बी सेल्स। सही, यानी कि बी सेल्स, अगर मैं आसान लफ्ज़ में बात करूं, अगर ये याद नहीं रहा तो ये याद कर लो कि बी सेल्स बनते भी बोन मैरो में, मेच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। तो बी फॉर बोन मैरो भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑफिशियली, ये बिल्कुल डिस्कवरी के एतबार से ये याद रखना है आपने पहले। सही है, अच्छा। इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी बताई जिसपे टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, जो एंटीबॉडी रिलीज किए बगैर काम करते हैं, खुद काम करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और टी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस या सिक्रीट नहीं करते। सही, इम्यूनिटी ऐसी बताई जिसमें बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सही, ह्यूमोरल का मतलब एंटीबॉडीज ब्लड में सिक्रीट हो रही हैं, इसका एक और भी नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक होता है सेल मेडिएटेड और एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड। अच्छा, और यहाँ पे लिखा ब्लड स्ट्रीम को बहुत पहले कहा जाता था ह्यूमर, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी है। तो यानी कि बी सेल्स पहले प्लाज्मा बी सेल्स पे कन्वर्ट होंगे, फिर वो एंटीबॉडी रिलीज करेगा। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी वो प्रोटीन्स है हमारे, जो एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। सही है, ये थोड़ा लंबा काम हो गया। टी सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट खा जाते हैं। लिम्फोसाइट्स जिसमें टी सेल्स बी सेल्स आते हैं, ये सब आते हैं बेटा, तो वो आपके WBC का 20 to 40% है। और टी सेल्स के पास अपने जाती रिसेप्टर्स होते हैं, उनको TCR कहते हैं, बहुत आसान नाम है, टी सेल रिसेप्टर्स। बी सेल्स के पास भी अपने रिसेप्टर्स हैं, उनको कहते हैं बी सेल रिसेप्टर्स, BCR। लॉन्ग लिव लिम्फोसाइट्स, जो बहुत ज़्यादा लंबे रह जाते हैं काफ़ी सालों तक लिम्फोसाइट्स, उनमें एक मेमोरी डेवलप हो जाती है और वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, उनको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। यानी कि मेमोरी सेल्स को मेमोरी सेल्स क्यों कहते हैं, हमें जब इन्फेक्शन होता है ना बच्चों, तो हमारे कुछ सेल्स जो है वो देख लेते हैं उस इन्फेक्शन को, वो इन्फेक्शन का जो जो भी एजेंट होगा, वायरस बैक्टीरिया फंगस, तो उसके खिलाफ जो है वो शांत रहते हैं, देख लेते हैं, देख के शांत हो जाते हैं। फिर कुछ साल बाद वो इन्फेक्शन, वही एजेंट हमारी बॉडी में दोबारा आते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएंगे या तो टी सेल पे या बी सेल में। फायदा क्या है, तो बेटा हम वैक्सीन लगवा के अपने मेमोरी सेल्स को ही करते हैं एक्टिवेट, क्योंकि मेमोरी सेल्स एक्टिव ना होते तो फिर वो एजेंट दोबारा आके जो है हमारी बॉडी का बेड़ा गर्क करता। तो मेमोरी सेल से फायदा ही हो जाता है कि हम लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन एक दफा इन्होंने देखा हुआ होता है। टी सेल्स के पास, टी सेल्स को बेटा तीन सिग्नल्स दरकार होते हैं, या तो TCR काम करे, उसका BCR यानी कि बी सेल रिसेप्टर, और साइटोकाइन भी मिले इसको। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि इन शॉर्ट बात हो रही है। टी सेल्स बेटा चार मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो कुछ ना समझो टॉक्सिन्स रिलीज करके जो है वो टॉक्सिन्स के जरिए से मारते हैं। सप्रेसर टी सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की ओवर एक्टिविटी को बचाते हैं, ताकि कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं है। हेल्पर टी सेल्स बेचारे सबसे अच्छे सेल्स, जिसका दुश्मन जो बेचारे अटैक हो जाते हैं HIV के वायरस से। HIV का वायरस इसी बदमाश सेल को एक मारता है, ताकि ये किसी की हेल्प ना कर पाए। हेल्पर टी सेल इतने शरीफ होते हैं, इतने प्यारे होते हैं,
ये अपने टी सेल्स को भी मदद करते हैं बनने में और बी सेल्स को भी मदद करते हैं। और चौथा टी सेल कौन सा होता है? मेमोरी टी सेल। साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होते हैं उनके जो ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए TCR, उनका एक ऑफिशियल नाम भी बेटा, उनको CD8 मार्कर्स कहते हैं। पेपर में रिसेप्टर आ जाए तो TCR लिख देना, मार्कर्स लिखा हुआ आ जाए एक ही बात है, उसको ये लिख देना CD8, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ये नाम है। ये नंबरिंग दी हुई है साइंटिस्ट ने, हमें इसकी डिटेल में नहीं जानी। हेल्पर टी सेल्स के पास कौन से रिसेप्टर्स है, कौन से मार्कर्स हैं? CD4। तो मार्कर्स रिसेप्टर्स एक ही चीज है, पेपर में फिर भी देख लेना कि मार्कर्स आ रहे तो CD होगा कोई आंसर, रिसेप्टर्स आ रहे तो वो TCR है फॉर टी सेल, BCR है फॉर बी सेल्स। 49, मेमोरी टी सेल्स आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड कैपेबल। जब ये लिखा हुआ है ना कि दे आर कैपेबल फॉर टू सर्वाइव फॉर ईयर्स, जब एक दफ़ा इन्फेक्शन आया वो चले भी गया तब भी वो बेचारे सर्वाइव करें काफ़ी सालों तक, और समझो वो मेमोरी सेल्स की बात हो रही है। सही। आपकी बुक्स के हिसाब से मेमोरी टी सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है, वैसे बी सेल भी हो सकता है यहाँ पे। हेल्पर टी सेल्स क्या रिलीज करते हैं? हेल्पर टी सेल्स सिग्नल रिलीज करते हैं नाइव बी सेल्स को, यानी कि इमेच्योर बी सेल्स को। फिर वो आगे जाके ग्रो करते हैं और वो फिर प्रोड्यूस करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देख रहे हैं आप ये कितने आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि हेल्पर टी सेल जो है, हेल्पर टी सेल मैंने आपको कहा था कि बी सेल्स को भी बनवाएगा, टी सेल्स को भी। तो अगर कोई वायरस आता है हमारी बॉडी में तो हेल्पर टी सेल सिग्नल रिलीज करते हैं इमेच्योर बी सेल्स को, नॉट टी सेल। नाइफ का मतलब इमेच्योर। सही है। ये नाइव बी सेल जो है वो ग्रो करते हैं, साइज में बड़े होते हैं और वो फिर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि टॉक्सिन्स के जरिए से दुश्मन को मार देगा इंशाल्लाह। 51, मैलिग्नेंट बेटा ऐसा ट्यूमर, ऐसा कैंसर जो फैल जाए, मेलानोमा, ये होता है हमारी स्किन का कैंसर। सही है। मेलानोमा मेलानिन से निकला है, और ये मेलानिन एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, ये एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन में होता है। सही है। और इसके सेल्स को कहते हैं मेलानोसाइट्स। तो स्किन कैंसर जो है मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है जो तेजी से फैलता है। यूजुअल कॉज इसकी मानी जाती है एक्सपोजर टू UV रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है। 52, हमारी बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स बताइए सर जिसमें वो हार्मलेस सब्सटेंस के खिलाफ भी रिएक्ट कर रही है, और हाइपर सेंसिटिव हो गई, एलर्जी। और ये बहुत ज्यादा समझो, कहते हैं ना बात को बढ़ा चढ़ा के। नॉर्मल है एलर्जी, डस्ट डस्ट आ रही कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी लोगों को मसला नहीं हो रहा, मुझे छींकें आ रही, बहुत तेज एलर्जी हो रही, तो बेटा मैं उस चीज के लिए ओवर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हो गई मेरी बॉडी। तो ये एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है। समझ गए आप? यानी कि बहुत ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है आपकी बॉडी के आगे। वैसे इतना मसला नहीं होता ये। कॉमन एलर्जीज मैन की कौन कौन सी? पोलेंस है बेटा, ड्रग्स है, फूड्स है, फूड एलर्जी भी होती है। तो बस ये कि ऐसे एजेंट्स जिनको जो एलर्जी करवाते हैं, जिनको एलर्जेंस कहते हैं, आप उनसे थोड़ा बचिए, एनिमल फर से भी हो जाता है। वेन एलर्जेंस हमारी बॉडी में, जब एलर्जेंस कोई भी ऐसा एजेंट जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है उसको एलर्जेंट कहेंगे, हमारी बॉडी में आते हैं तो उनसे एक एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है, उस एंटीबॉडी का नाम होता है IgE। याद रहे बच्चों, एंटीबॉडी का एक और नाम होता है IG, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडी फिर क्या काम करती है? एंटीबॉडी जो है वो इस एलर्जन को लेकर जाती है दो सेल्स के पास, या तो मास्ट सेल्स या तो बेसोफिल्स। ये सेल्स फिर क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन करवाते हैं, हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन को बुलाते हैं, और उस जगह से वेसोडाइलेशन हो जाती है। वेसोडाइलेशन का मतलब है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ। तो हम देखते हैं कि अगर किसी को डस्ट एलर्जी है, छींकें आने शुरू हो गई, तो देखो यहाँ रेडनेस आ जाती है नोज में। अगर हमारी बॉडी की अल्लाह ना करे ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाए कि जिसमें हमारी जो WBCs है, इम्यून सिस्टम है, वो फेल हो जाए। किस चीज़ में फेल? सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपना कौन है पराया कौन है, अपना कौन है दुश्मन कौन है, उसको पहचानने में, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। और बहुत इसकी वजह से बीमारियां भी हो जाती हैं भाई, हमारे ही WBC हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं एज अ फॉरेन, मतलब फॉरेन एजेंट समझ के, एंटीजन समझ के। वो बेचारे में कोई मसला आ गया, वो नहीं पहचान पा रहे। डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकती है बच्चों इससे। सोरियासिस भी हो सकता है, बड़ा स्किन का खतरनाक कंडीशन है। आर्थराइटिस भी हो सकता है बच्चों इससे, जोड़ों का शदीद इन्फ्लेमेशन, सूजन। इंसानों में कौन कौन से टिश्यूज हैं जो बेचारे अफेक्टेड होते हैं इस चीज से? मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन। और हमारी बॉडी का एक ऐसा रिस्पांस जिसमें हम लोग किसी भी फॉरेन बॉडी के सेल्स को, ब्लड को या ऑर्गन को स्पेशली जब रिसीव करते हैं तो उसके खिलाफ जो रिस्पांस आता है, क्योंकि WBC कहते हैं ये कौन सा ऑर्गन है, किसी से किडनी ले ली मैंने, तो जो रिस्पांस आएगा ना चंदा, उसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहेंगे। तो अब ये ऐसा, तो फिर अगर किसी को जरूरत है वो तो किस तरह ले वो? अगर किसी को जरूरत है किडनी की, वो किस तरह ले? उसकी WBC तो अलाउ कर ही नहीं रहा, तभी हम लोग ट्रांसप्लांट से पहले
और उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं कुछ देर के लिए कि भाई थोड़ा सा भी रुक जा, टेंशन ना ले, ये ज़रूरी है अभी करवाना ट्रांसप्लांट। सही बच्चों, तो ये मैं जल्द अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह। सही, और इसको कुछ यहाँ पे एक दो चीज़ें थी इसको मैं ठीक करके आप लोग को इंशाल्लाह सेंड करता हूँ ये वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।